बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक। आज जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसके पहले दो पार्ट्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। आज हमने उससे नेक्स्ट पोर्शन डिस्क्राइब करना है, दैट इज एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। तो आइए देखते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ये पहले से सर्कल आप लोग इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास सर्कल का सेंटर O है, इनिशियल पोजीशन O1 है, सर्कल का रेडियस x0 के इक्वल है। एक पार्टिकल P सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और इसका प्रोजेक्शन डायामीटर DE के ऊपर टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, जिसके लिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमने इसी प्रोजेक्शन n के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह बात पता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जनरेट होने वाला एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। तो यहाँ पे अगर हम P पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर जनरेट होने वाले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर बनेगी, जिसको हमने AP से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और P पॉइंट के प्रोजेक्शन N जो कि डायमीटर DE के ऊपर है, इसके अंदर जनरेट होने वाले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। तो इसलिए हम सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू डिस्क्राइब करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है, AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हमारे केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल P डिस्क्राइब करेंगे, तो इसको AP लिख दिया जाएगा, जबकि R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जो कि हमारे केस में x0 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू x0 इस रिलेशन में प्लेस करेंगे। रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा AP इज इक्वल टू x0 ओमेगा स्क्वायर। ये मेरे पास P पॉइंट का मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, अब बेसिकली हमने यहां पे करना क्या है, हमने प्रोजेक्शन n का एक्सेलरेशन एट सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए वो कहता है कि कंसीडर ट्रायंगल ONP। अब ONP कौन सी ट्रायंगल है, इसको हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ONP इज दिस ट्रायंगल, जिसमें दिस इज पॉइंट O, दिस इज N। ये A से रिप्रेजेंट किया हुआ है, डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, यहां पे डायरेक्शन हम ले लेंगे टुवर्ड्स द सेंटर, AP से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और P पॉइंट के ऊपर एंगल थीटा डिस्क्राइब किया। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, जबकि जो हमें वैल्यू दी गई है दैट इज द हाइपोटेनस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है जो कि इन दोनों वैल्यूज को डील करता है, यानी कि परपेंडिकुलर को और हाइपोटेनस को डील करता है, दैट इज साइन थीटा। तो बेसिकली हमने इस ट्राइंगल में से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं ON से, और हाइपोटेनस की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे OP से। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा A डिवाइडेड बाय AP, और यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी AP साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसमें AP की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमने कैलकुलेट की हुई है। अगर आप वो वैल्यू इसके अंदर प्लेस कर देते हैं तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू x0 ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट, यही इक्वेशन आपका आंसर बन जाएगी अगर आप इसमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करके प्लेस कर दें। ठीक है, तो इसके लिए वो कहता है कि अगेन कंसीडर ट्रायंगल ONP। अब ये ट्रायंगल ONP आपके सामने है, जिसमें रेडियस को हमने x0 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब O और P को अगर हम देखें तो दिस इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, x0 का नाम दे सकता हूं। जबकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम प्रोजेक्शन N का डिस्प्लेसमेंट देखें फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसकी वैल्यू को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल बन जाएगी, इसमें सिर्फ आपने ये नेम्स चेंज कर देने, बाकी ट्राइंगल एज इट इज रहेगी। पॉइंट P के ऊपर एंगल थीटा है, N पॉइंट अपनी जगह पे है, O पॉइंट भी अपनी जगह पे है, लेकिन
O से N तक के डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X से रिप्रेजेंट करते हैं, और O से P तक के डिस्टेंस को हम X नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? साइन ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू वंस अगेन किसके इक्वल आती है? परपेंडिकुलर जो कि x है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस जो कि x नॉट है। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। सो 2 becomes, this is a is equal to x naught omega square multiply by x divided by x naught। तो स्टूडेंट x naught और x naught की वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी और a की वैल्यू आ जाएगी x ओमेगा स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हमारे पास रिलेशन निकल आया। अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में यह बन जाएगा ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स के ऊपर वेक्टर का साइन आ जाएगा, ठीक है। अगर यहां पे हम ओमेगा की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं तो ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होने की वजह से हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू एक्स बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ओमेगा कांस्टेंट क्यों है स्टूडेंट? हम इसके लिए पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि पार्टिकल पी सर्कुलर पाथ में अपनी मोशन कांस्टेंट स्पीड से परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर हम इसी कांस्टेंट को यहां से रिमूव करते हैं तो यह रिलेशन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, दैट इज ए विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा रिलेशन है? ये तो वही रिलेशन है जो कि प्रूव करता है कि एक ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। तो यहां पे इसी आर्टिकल का एक क्वेश्चन बनता है कि शो दैट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल पी ऑन द डायमीटर इज सिंपल हार्मोनिक। यानी कि पी पॉइंट का डायमीटर डीई के ऊपर जो प्रोजेक्शन आ रहा है आपने उसको प्रूव करना है कि वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो उसके लिए आप ये वाला आर्टिकल परफॉर्म करेंगे और लास्ट में हम ये वाला रिजल्ट डिस्क्राइब कर देंगे, जिसका मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ए और एक्स दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के हमेशा ऑपोजिट रहती है। और स्टूडेंट्स आप लोगों को यह बात पता है कि जो डिस्टेंस होता है या स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन है उसको हम हमेशा मीन से एक्सट्रीम की तरफ मेजर करते हैं, जबकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है या अकॉर्डिंग टू द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। अब स्टूडेंट्स हमने इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब करने हैं कि एक्सेलरेशन किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होता है और किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम होता है। इस इक्वेशन से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि जहां पे x की वैल्यू 0 होगी वहां पे एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, जहां पे x की वैल्यू मैक्सिमम यानी एम्पलीट्यूड के इक्वल होगी वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पे होता है? जहां पे x की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और x की मैक्सिमम वैल्यू होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे विच इज x नॉट। तो यहां पे हम साइड पे लिख देते हैं दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। इस सिचुएशन के अंदर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वो बन जाएगी a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं मिनिमम एक्सेलरेशन की, तो मिनिमम एक्सेलरेशन किस जगह पे होगा? जहां पे x की वैल्यू मिनिमम होती है, और x की मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि वो 0 के इक्वल होती है जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के ऊपर होता है। तो यहां पे हम mp लिख देते हैं। ये वैल्यू जब आप सेम रिलेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0, और कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमें यह पता चलता है कि जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा।
लेकिन स्टूडेंट्स हमने कल वाले आर्टिकल में जब बात की थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी को हमने डिस्क्राइब किया था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू होती है 0 और मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू होती है मैक्सिमम। लेकिन यहां पे जब हम एक्सेलरेशन को देखते हैं तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन के ऊपर क्या आ रहा है 0, जहां पे वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है मैक्सिमम। अब ये किस तरह से होता है, आइए इसको जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है जो कि इनिशियली रेस्ट पोजीशन में है। हम इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवा के सर्टेन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले जाते हैं। अभी सिस्टम ऑसिलेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करते हैं तो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही ये अपनी मीन पोजीशन के ऊपर पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन अगर आप इसके वेलोसिटी के चेंज की बात करते हैं तो वेलोसिटी का चेंज आप लोगों को नजर आ रहा है कि फर्स्ट ड्यूरेशन में चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम था, जो कि ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाता है। और जैसे ही आप मीन पोजीशन के ऊपर देखें, जहां पे हमने 3 इंस्टेंटेनियस पिक्चर्स ली हुई हैं, एक मीन पोजीशन से थोड़ा पहले है, एक मीन पोजीशन है और एक मीन पोजीशन के थोड़ा सा बाद में है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आप चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी किस चीज को नाम दिया जाता है, चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से प्रूव हो गया कि जब वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम थी मीन पोजीशन के ऊपर तो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रहा था, मिनिमम आ रहा था, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट्स आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना, जो बात आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस की हुई है कि जब सिस्टम में वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और इसमें यह कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।